कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड ईयर का। पहले ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर चुका है, अगर उसको नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो 3 पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब ये नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या पढ़ना है, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पढ़ना है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है। ठीक, पैरामैग्नेटिक होते हैं या डायमैग्नेटिक होते हैं। तो जनरली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या तो एक मोर देन वन और 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। इस वजह से कैसे होता है पैरामैग्नेटिक। तो देखते हैं, चलो स्टार्ट किया जाए। देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिज्म होता है वो आर द पैरामैग्नेटिक और आर डायमैग्नेटिक बिहेवियर बाय अ सब्सटेंस इज एग्जिबिटेड ड्यू टू प्रेजेंस और आर अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली। बोला कि जो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है, किसकी वजह से होता है? किसी भी सब्सटेंस का उसके पास कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट रहा तो पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं प्रेजेंट रहा तो डायमैग्नेटिक होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द कैटायन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली कंटेन 1 or are more than 1 unpaired electron and exhibited पैरामैग्नेटिक। बोला कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? कैटायनिक होते हैं। कंटेन मतलब क्या कंटेन किया होता है? एक या मोर देन एक इलेक्ट्रॉन कंटेन किया होगा। कैसा? वो अनपेयर्ड। अगर मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहा तो कैसा होगा? एग्जिबिट करता है पैरामैग्नेटिक बी में। ठीक, या अगर से नहीं रहेगा तो डायमैग्नेटिक। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट जो होंगे पैरामैग्नेटिक के नेचर के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सटेंडेड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब जो पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आ रहा है, डायमैग्नेटिक आ रहा है एलिमेंट्स, उसका मैग्नेटिज्म किस में निकालेंगे या तो न्यूमेरिकली फॉर्म में कैसे निकाला जाएगा, उसको हम मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, जिससे कि म्यू से डिनोट करते हैं। इसका न्यूमेरिकल फार्मूला होता है, न्यूमेरिकली इसको हम किस में निकालेंगे? अगर कैलकुलेट करना रहे तो इसका जो फार्मूला होता है वो म्यू इक्वल टू n+2 होता है। ठीक, Bm इसका मतलब क्या आता है? बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन। ठीक, इसमें हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को। ये हमारा फार्मूला होता है। वेयर जो n क्या है यहाँ पे? वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो n है हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। यहाँ पे तो सेकेंड ईयर में क्वेश्चन नहीं है, बट थर्ड ईयर में इस पर क्वेश्चन तुमको लगाना है। न्यूमेरिकल ढेर सारा क्वेश्चन है। मतलब चैप्टर ही है पूरा मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नाम का एक चैप्टर है जिसमें तुमको पूरा का पूरा न्यूमेरिकल लगाना है मैग्नेटिक मोमेंट का। ठीक, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में। चलो तो आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं, बस केवल जान दो क्या होता है, बट थर्ड ईयर में तुमको लगाना है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अभी जो ये बोहर होता है, बोर मैग्नेटॉन होता है, एक बोर मैग्नेटॉन मतलब में होता है इस पर क्वेश्चन तुमको लगाना है। तो एक बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू EH/4πmc होता है। ठीक, EH/4πmc होता है। लिख लो, EH/4πmc होता है। एक बोहर मैग्नेटॉन इक्वल टू इतना होता है। मतलब जो म्यू निकालो किस में निकलेगा? बोहर मैग्नेटॉन में। तो 1 बोहर मैग्नेटॉन कितना होता है? EH/4πmc होता है। जहाँ पे सबको तुमको पता ही है। वेयर ई क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H प्लॉन्क कांस्टेंट, और ये जो पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, या तो 22/7 होता है। फिर m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और c वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक, इसकी वैल्यू तुमको ना पता हो तो लिख लो, बोल दिया जाए। चलो देख ही लेते हैं। तो वेयर E इक्वल टू, ये E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, और क्या है? H क्या है हमारा? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट
ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक, 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। क्या बचता है हमारा पाई। पाई की वैल्यू यहाँ पे तुम रखोगे 3.14। ठीक है, और m क्या होगा हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू कितनी होती है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जिसका होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम। ठीक, और c क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ये वैल्यू होता है। और समझ में आ गई। वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो, तो ये रहा तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट का, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट में क्या निकला तुमको, ये रहा फार्मूला। इसमें तुमको क्वेश्चन लगाने हैं ढेर सारे, बट सेकेंड में क्वेश्चन नहीं है, थर्ड में क्वेश्चन है। मतलब देखो, ये जो एम है मान लो किसी का भी दे देगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि आयरन ले लिया और इस पर 2+ चार्ज है या 1+ चार्ज 3+ कुछ भी समथिंग रहा, डायमीटर नंबर से कितना था 26। अब बोल देगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा। ठीक, तो तुमको निकालना पड़ेगा। तो 26 होता है एटॉमिक नंबर, अगर इसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना होगा 3d6 4s2, ये आएगा ना 18 2 20, आएगा 18 2 20 6 26, जिसमें से 2 निकल गया, तो ये 2 निकल जाएगा। तो फाइनली हमारा Fe2+ पे कितना आएगा कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होगा। तो डी का बॉक्स बनाओगे अब तुम, तभी तो पता चलेगा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। 5 बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो पेयर। अब इसमें इस बीच क्लियर हो जाएगा कि डायमैग्नेटिक कब होता है, पैरामैग्नेटिक कब होता है। तो बोला अनपेयर्ड या पेयर्ड। पेयर्ड फॉर्म में कब होगा, जब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये पेयर्ड फॉर्म में भी। अभी बाकी सर क्या है, सिंगल सिंगल है ना, तो सिंगल सिंगल तो क्या कहलाएंगे अनपेयर्ड। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल है 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। बात समझ आ गया, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर दोगे, रख कर तुम सॉल्व कर दोगे, मतलब n की वैल्यू तुमको कितनी मिल गई 4 मिल गई, रख के सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू हमको 1 इलेक्ट्रॉन में मिल जाएगा। और समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें भी और सारा नोट्स करना है। ठीक, तो देखते हैं मोस्ट ज़्यादातर कितना कितना किस में आता है। चलो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस एंड कंपाउंड एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द n-1d ऑर्बिटल। मतलब मोस्ट ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल जो होंगे, उनके कंपाउंड होंगे, वो क्या, उनके पास प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। और कैसे होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कहाँ पे होगा, d ऑर्बिटल में, n-1d ऑर्बिटल में। ठीक है, क्योंकि d ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट increases as the number of unpaired electron increases from 1 to 5। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। मतलब जो नंबर निकाला था ना μ = √n+2 की वैल्यू था बोहर इलेक्ट्रॉन में, वो वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे 1 से 5 तक। क्यों 5 ही तक जा रहा है, क्योंकि d ऑर्बिटल यहाँ पर 5 बॉक्स बना है ना, दिखाया तो आएगा भी नहीं। ये d ऑर्बिटल में कितने हैं 5 बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैक्सिमम 5 ही सकता है ना, 1 2 3 4 5। अगर एक भी पेयर्ड करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा भरेंगे तो क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा 4 बचेगा। तो बोला इसीलिए बोला कि 1 से 5 तक। और समझ में आ गया कि 5 तक क्यों लिया गया। तो बोला कि जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। अगला द एक्सेप्शन आर द नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+ में, जिंक 2+ में, कॉपर 1+ में, ETC विच डू नॉट कंटेन अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर डायामैग्नेटिक। देखो पूरा जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है,
नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया? क्योंकि इनके पास डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। असल में क्योंकि बोला था जो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए बताए थे कि उसके पास क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड नहीं होने चाहिए, मतलब पार्शियल फील्ड ऑफ डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखो तो इसमें क्या है, स्कैंडियम 3+ में है, टाइटेनियम बोला कि ये सब कंटेन नहीं किया अनपेड, चेक किया जाए। देखो स्कैंडियम 3+ में इसका, और टाइटेनियम 4+ में है, और जिंक 2+ में है, कॉपर 1+ में है। इसका एटॉमिक नंबर 21, इसका 22, इसका 30, और कॉपर कितना होता है 29। ठीक, अब देखो कि इसके पास डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, तो एटॉमिक नंबर क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करने से कितना आएगा स्कैंडियम का, तो भाई देखो कितना है 3D पे 1 आएगा और 4s2 आएगा, आर्गन 18, 2 20 21, लेकिन अभी 3+ में है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लॉस होगा, तो क्या बचेगा फाइनली में क्या मिलेगा 3D 0। तो डी पे कितना है 0 इलेक्ट्रॉन। जब डी में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं तो कैसा होगा, पार्शियल भी नहीं रहा, मतलब फुलफिल्ड रहा, मतलब वैकेंट रहा, तो कैसा होगा नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से कैसा होगा, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक होगा, मतलब कि अनपेयर्ड न होने की वजह से पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। मतलब आर्गन पे 18 बचाना है। अब अगला देखिए टाइटेनियम 4+ है 22, सेम काम 3D कितना होगा 2 4s2, 4+ में 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, 2 यहाँ से लॉस हुआ, 2 यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, कितना बचेगा, ये भी 3D पे 0 आएगा। सेम चीज़ वो भी, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब कि पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल रहेगा तब तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, इसमें भी नहीं रहा। जिंक का चेक करते हैं, देखो जिंक कितना होता है 3D 10 और 4s2, तो यहाँ से देखो 2+ में है तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, क्या बचेगा फाइनली हमें 3D 10। तो बोला है ना, देखो 3D पर 10, तो हमको पिछले क्लास का लेक्चर याद होगा, बोला था ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए डी ऑर्बिटल जो है पार्शियल फील्ड होना चाहिए, कम्प्लीटली फील्ड नहीं होना चाहिए। तो कम्प्लीटली फील्ड यहाँ पे है तो ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन होगा, मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हुआ। इसमें लिखा था हमने जिंक कैडमियम मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा गया था। तो कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रहा, यानी इसका पूरा का पूरा डी ऑर्बिटल क्या होगा, पूरा फील्ड होगा। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन भर दें तो सारा भर गया। अब यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा क्या आ जाएगा 0। जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो पैरामैग्नेटिक होता। कॉपर देखो, कॉपर करेंगे कितना आएगा 3D 10 होता है और 4s1 होता है। भाई एक्सेप्शन तुम लोग पढ़ते हो ना, एक्सेप्शन होता नहीं है, बता चुके हैं, सेकेंडरी में आ गए हो, तुम बड़े हो गए हो, तो एक्सेप्शन होता नहीं है, पिछले क्लास में बता चुके हैं कि वैसा होता है। देखो तो यहाँ पे कितना +1 है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3D पे 10, ये भी वही बचा, यानी कि ये भी क्या है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट रहा। यानी कि इसका पास भी कैसा होगा, एक साथ बिहेवियर, सारे बिहेवियर कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक के बिहेवियर होंगे और लिखे हैं। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है आयरन निकिल एंड कोबाल्ट आर स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक। देखो जो बोला कि जो आयरन निकिल एंड कोबाल्ट है वो कैसे हैं स्ट्रांगली, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। भी आयरन का दिखाया मैं तुमको कि क्या होता है पैरामैग्नेटिक क्यों होता है, कितना इलेक्ट्रॉन आया था जस्ट इसी जगह। फिर एंड रिफर्ड एज फेरोमैग्नेटिक, और ये किस में जाते हैं फेरोमैग्नेटिक में रिफर किया था। फेरोमैग्नेटिक क्या होता है ये नहीं बताएंगे हम, ये तुम लोगों को फर्स्ट में बता चुके हैं, इस पर नोट्स भी लिखाया गया है। ठीक, फेरोमैग्नेटिक एंटी फेरोमैग्नेटिक इस सारा बता चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कुछ काम तुम्हारे लिए भी छोड़ देना चाहिए ना, फर्स्ट का नोट्स उठाओ देखो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, कि सारा बता दें, मतलब बना मिले उसके बाद खाना है, कुछ काम खुद से भी करो। देखो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आर शोन बाय द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच हैव आइदर D or R F अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो किसकी वजह से शो कर रहा है कंपाउंड में ट्रांजिशन एलिमेंट का, जिसकी वजह से D या F अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब D ऑर्बिटल में और F ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से तो कंपाउंड क्या शो करेगा पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। कहने मतलब जो भी कंपाउंड है या डी ऑर्बिटल का है किसी का मतलब है तो उसके पास क्या होना है डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। जो अनपेयर्ड रहेगा तो डायमैग्नेटिक कहलाएगा, या तो पेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। तो ये दोनों ऑर्बिटल होने की वजह से हम उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि कैसा है वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक। अगर डायमैग्नेटिक होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर पेयर्ड रहा तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड रहा तो पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट हेडिंग हमारा रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अभी देखो
ये सब जो पढ़ रहे पूरे पूरे डी ब्लॉक की बात की जा रही है। अभी हम अलग से एक 3D के लिए पढ़ेंगे, फिर 4D के लिए पढ़ेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट था ना, जैसे एस ब्लॉक में ही बताया गया था, फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा ना, फर्स्ट डे सेकेंड डे। तो पहले एस ब्लॉक की पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, क्या होता है पूरे पूरे एस ब्लॉक को लेकर, फिर उसमें अलग डिवाइड किया गया था सेपरेट करके, फिर एल्कली मेटल के बारे में पढ़ा होगा, फिर एल्काइन अर्थ मेटल के बारे में पढ़ा होगा। तो सेम चीज़ वैसे ही अभी क्या चल रहा है, ये सारा का सारा डी ब्लॉक की बात किए हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नेक्स्ट स्टार्टिंग रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये भी डी ब्लॉक की बात करेंगे। फिर हम अलग से फिर पढ़ोगे 3D के लिए कि 3D के एलिमेंट क्या बनाएंगे, उनका ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, ठीक, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट हम किस पे निकाले, कौन से फार्मूले पे निकाला जाएगा, मतलब इसी पे निकलेगा या अलग फार्मूला लगाना पड़ेगा। और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा मतलब स्कैंडियम से जिंक तक 3D में आते हैं, तो उनका कॉम्प्लेक्स क्या क्या बनेगा। कहने का मतलब मिला जुला कर कि अभी पूरे पूरे डी ब्लॉक की बात करें मतलब जनरल प्रॉपर्टीज़, फिर अलग से हम 3D और 4D के लिए भी पढ़ेंगे। बात समझ में आई। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं थोड़ा सा बता दें, फिर उसका नोट करना है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उसका क्या होता है, कंपाउंड बनाने की टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है, स्ट्रांगली कंपाउंड बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा होता है, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड का आसानी से डोनेट करता है। मतलब देखो लिगेंड के बारे में भी थोड़ा बहुत बता चुके थे कि लिगेंड वो होते हैं, इसके लिगेंड वो होते हैं जिनके पास एक्सेस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जो कि ईजिली डोनेट करते हैं ट्रांजिशन मेटल आयन को। ठीक, तो वैकेंट जो ट्रांजिशन मेटल आयन होगा उसके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल पड़ा होगा। और वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा है, मान लो इसमें डी ब्लॉक है इसका, और इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब ये जैसे कि अब क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है डी का, अब इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा किसी भी लिगेंड का, जैसे NH3 हुआ या CO हुआ या Cn माइनस हुआ, ठीक, या H2O का हुआ, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या करेंगे, इसमें लाकर अपना आसानी से डोनेट कर देंगे। तो डोनेट करेंगे तो ये लिगेंड किसके साथ, जो भी एलिमेंट होगा, ये भाई किसी का इलेक्ट्रॉन है किसी एलिमेंट का, उस एलिमेंट के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक, बॉन्ड बना के करेगा, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। सारी बातें मैंने नोट करनी है अच्छे से। चलो शुरू किया जाए। चलिए देखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपको बताया थोड़ा बहुत कि जैसे कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि मतलब सबका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो जरूरी नहीं कि सारे ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स बने ही, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स नहीं भी बनता है। इसमें एग्जांपल कुछ भी लिखे भी हैं, दिखाते हैं हम। जैसे कि मतलब कोबाल्ट 2+ में है, अमोनिया के साथ लिगेंड नहीं, मतलब अमोनिया के साथ कंबाइंड नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। जैसे ही कोबाल्ट 3+ में होता है, अमोनिया के साथ कंबाइंड करके हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक, मतलब हेक्साडेंटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देखो जैसे कि पहला पॉइंट है, द ट्रांजिशन मेटल आयन हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ लिगेंड्स। देखो अब लिगेंड आया, बोला कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसके पास ग्रेट टेंडेंसी है क्या करने की, कॉम्प्लेक्स बनाने की, किसके साथ, लिगेंड के साथ। अभी लिगेंड तुमको बता दिए कितना क्या है, मतलब जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, नहीं एक्सेस में इलेक्ट्रॉन हो, वो इजीली डोनेट कर सके ट्रांजिशन मेटल आयन को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वो लिगेंड्स कहलाता है। ठीक है, लेकिन लिगेंड्स तुमको भी अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है चैप्टर है, इसमें लिगेंड तुमको अच्छे से पढ़ने, मतलब कि लिगेंड्स कई टाइप के होते हैं, मतलब टाइप्स इसमें होता है, मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, ये सारा सा तुमको एकदम अच्छे से पढ़ना है क्या क्या होता है। बट अभी थोड़ा बहुत जान लो बस इतना कि लिगेंड क्या है, कॉम्प्लेक्स बनाने में पार्टिसिपेट करता है, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, ट्रांजिशन मेटल एटम को। ठीक है, फिर तुमको अच्छे से उसके बारे में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कुछ लिगेंड है यहाँ पे, जैसे NH3 है, कोबाल्ट CO है, कोबाल्ट नहीं है, CO है, C भी बड़ा कैपिटल, O भी कैपिटल, वाटर है, OH माइनस है, Cn है, F माइनस Cl माइनस ETC, ये सारे सारे क्या हैं, लिगेंड्स है जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, जो डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, आसानी से डोनेट कर देंगे। ठीक, अगला पॉइंट है, द लिगेंड्स कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर ईजिली डोनेटेड टू द ट्रांजिशन मेटल आयन। वही बात बोला कि जो लिगेंड होगा उसके पास क्या कंटेंट किया होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेंट किया होगा, जो इजीली ट्रांजिशन मेटल एटम को डोनेट कर सके। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा किसकी वजह से, ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। कुछ रीज़न है, देखते हैं कौन कौन सा रीज़न है। पहला रीज़न हमारे पास है कि ट्रांजिशन मेटल कैटायन ड्यू टू दियर स्मॉल साइज possess high charge density, therefore these can accept lone pair of electron form the ligand। ठीक, देखो तो बोला कि ट्रांजिशन मेटल कैटायन होगा, वो कैटायन के जैसे जैसे चार्ज मतलब बढ़ेगा कैटायन पे, उसी साइज क्या होगी, स्मॉल होती चलेगी, छोटी होती चली जाएगी।
मतलब कैटायन का चार्ज, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे एलिमेंट पे बढ़ता चला जाएगा मेटल पे, वैसे वैसे एलिमेंट की साइज़ छोटी तो चली जाएगी। तो एलिमेंट की साइज़ छोटी होगी तो उसमें हाई चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, एकदम मतलब पकड़ा जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। ठीक, तो जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुरंत ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ही मतलब एक्साइटेड है, जैसे उसको इलेक्ट्रॉन मिले तुरंत वो एक्सेप्ट करे। पसंद में ही तो चार्ज जैसे जैसे कैटायन का बढ़ेगा उसका साइज़ घटेगा, तो साइज़ घटेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वो बहुत आसानी से तुरंत एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो जहाँ से मिलेगा तुरंत ले लेगा। तो वो बोला कि चार्ज डेंसिटी दियर फोर, इस वजह से दीज कैन एक्सेप्ट, इस वजह से क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगेंड। कहाँ से, जो लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब जैसे कहेगा जाए, अब मान लो तुमको भूख लगा है तगड़े में से, सुबह से कुछ नहीं खाए हो, दिन भर अपना घूमा फिरा जो भी काम था, अपना पढ़े लिखे कहीं गए आए वापस, शाम को एकदम अच्छा तो भूख लगा हो। ठीक, और एक वही हो जो एकदम खा के बैठा हो आराम से, उसको शाम का खाना खाना है केवल। तो खाने पे पहले कौन टूटेगा, जाहिर सी बात है। सोच रहे हो कि क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। मतलब अप्रोच करना खाने का मतलब क्या है कि मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मेटल है, एक भूखा पड़ा हुआ है एकदम और एक लेकर आराम से पड़ा हुआ है, तो कौन तुरंत रिएक्ट करेगा खाने की तरफ। जो दिन भर घूम फिर के आ रहा है, मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो तुरंत भागे खाने की तरफ। और जो खा के बैठा है उसको केवल शाम का खाना खाना है, मतलब डिनर करना है, वो क्या करेगा, हाँ ठीक है अभी टाइम होगा तो खाएंगे। और समझ में आ रही है। तो मतलब जो जिसको भूख जितना ज़्यादा है वो उतनी आसानी से एक्सेप्ट करेगा खाना। जैसा थोड़ा बहुत खराब रहेगा तब वो पहले पेट भर लेगा, उसके बाद बोलेगा अरे तो खराब बनाए थे। ठीक है, तो वही बात है, जैसे कि लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन एकदम कम है, चार्ज डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो एकदम एक्साइटेड है, जहाँ से उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, देखो अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, पहला रीजन ये समझ में आ गया। दूसरा रीजन है कि दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, और इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स पड़ा होता है, खाली पड़ा होता है। किसके पास, दे मतलब कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, ऑफ सुटेबल एनर्जी टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और उसके पास सूटेबल एनर्जी होती है जो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, किस लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। ठीक है, टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी दो रीज़न थे ये जो कॉम्प्लेक्स बनाने का रीज़न मिला तुमको, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उनके दो रीज़न था, दो रीज़न तुमने पढ़ा। अगला पॉइंट है, ऑल ट्रांजिशन मेटल कैटायन डू नॉट पॉजेस द सेम कैपेसिटी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विदिन अ सीरीज, सर्टेन ट्रेंड्स टूवर्ड्स इंक्रीजेज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी गिवन एज। देखो बोला कि जो ऑल ट्रांजिशन मेटल कैटायन होंगे डू नॉट पॉजेस सेम कैपेसिटी, ढेर सारे का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट है तो सारे के सारे सेम, अभी पहले नहीं बताया था कि सेम कैपेसिटी नहीं होगी इनका कॉम्प्लेक्स बनाने में। मतलब किसी का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होगा तो तुरंत कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, कुछ होंगे नहीं बनाएंगे, मतलब ठीक है, कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ बनाएंगे भी तो उसका अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, ब्रेक हो जाएंगे, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कुछ एकदम स्टेबल बनाएंगे। तो बोला कि अलग अलग ट्रांजिशन मेटल की कैपेसिटी अलग अलग होती है कॉम्प्लेक्स बनाने की, सिंपल सी बात। ठीक, देखो कौन कौन सा उसके कुछ सीरीज में बोला कि कौन है, पहला पॉइंट उसमें, in a series the stability of the complex increases with increasing atomic number of the elements and decreasing size of its atom। मतलब इस सीरीज़ में स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, कैसे कॉम्प्लेक्स बनाने की, इंक्रीजेज जैसे जैसे बढ़ते जाएगा विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। मतलब कि जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। एंड डिक्रीजिंग साइज ऑफ इट्स एटम, और एटम का साइज़ घटता चला जाएगा। सीरीज में से लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, बस समझ आई, तो साइज क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक, और एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी फॉर्म होने का ज़्यादा होगा चांस। अगला पॉइंट है इसमें, व्हेन अ ट्रांजिशन मेटल एटम एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट द कॉम्प्लेक्स विथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैज़ ग्रेटर स्टेबिलिटी। बात समझ आ रही होगी तुमको खुद से। बोला कि व्हेन ट्रांजिशन मेटल क्या होगा, जिसके पास एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। पहले ही देख लिया, पिछले क्लास में देखा है ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट ढेर सारे थे, मतलब +1 से लेकर +7 तक वेरी करा था एक ही एलिमेंट। तो किस मतलब कहने मतलब किस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब +1 में, +2 में, मतलब +7 तक वेरी कर रहा था। तो कहने मतलब वही है कि एक एलिमेंट के पास ढेर सारा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो किस में उसका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, तो किस में होगा, बोला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होगा उसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। मान लो जब मैग्नीज का था कितना से है, +7 तक गया था +2 से। ठीक, तो उसमें मान लो +2 वाला भी बनाया कम, मैग्नीज वाला +2 वाला भी कॉम्प्लेक्स बनाया, +3 वाला भी कॉम्प्लेक्स बनाया, +4 वाला भी कॉम्प्लेक्स बनाया, +5 वाला भी कॉम्प्लेक्स बनाया, +6 वाला भी कॉम्प्लेक्स बनाया और +7 वाला भी कॉम्प्लेक्स बनाया।
ठीक, मानते हैं कि सारा का सारा कॉम्प्लेक्स बनाए, केवल मैग्नीज ही है। देखा एलिमेंट एक है बट ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी किया, अलग अलग है, तो सबके कॉम्प्लेक्स अलग अलग बने। बोला सबसे ज़्यादा इसमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, +2 वाले की होगी या +3 या +4 +5 या +7 वाले का स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। मतलब +2 से +7 तक कॉम्प्लेक्स बना, तो इसमें इन सारे कॉम्प्लेक्स में से किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो बोला हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा वो वाला कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा, मतलब कि मैग्नीज जो +7 में कॉम्प्लेक्स बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी बाकी सब ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा होगा। पसंद में आई। देखो फॉर एग्जांपल में कुछ है, जैसे कि देखो पहले एग्जांपल बोले थे ना, तो कोबाल्ट 2+ में डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ अमोनिया। अगर कोबाल्ट 2+ में है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का 2+ में अगर है तो वो अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन जैसे ही कोबाल्ट 3+ में, बट कोबाल्ट 3+ फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बट जैसे ही कोबाल्ट 3+ में जाता है क्या करता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। कौन सा बनाता है, CONH3 का होल 6, मतलब कि इसका नाम क्या है, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड। देखो एक थर्ड कहाँ है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट का, ठीक है, और नाम हेक्सा कहाँ से आया, लिगेंड कितने हैं, अमोनिया लिगेंड रहा, तो अमोनिया का 6 है। देखो यहाँ पे 6 है, 6 के क्या लिखते हैं, हेक्सा अमाइन क्यों लिखा गया, अमोनिया को अमाइन कहते हैं, तो अमाइन कोबाल्ट का थर्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड होता है, इसलिए लिखा गया। ये भाई तुमको ये नोमेनक्लेचर किया है ना, IUPAC नोमेनक्लेचर, ये अगले चैप्टर में करना है, सब का सब एकदम तुमको अच्छे से करना है। तो बस जान लो कि ये रहा नाम और हेक्साडेंटेट बनाया, कहने में इज़ हाईली स्टेबल। और कैसा ये हाईली स्टेबल, कहने मतलब ये कि +2 में जो कोबाल्ट था तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहा था, जैसे ही प्लस किसके साथ हो गई, अमोनिया के साथ, जैसे ही +3 में गया, तो पर्सनली बात करें लिगेंड की, अमोनिया की, यानी कि +2 में रहेगा तो किसी के साथ कंपाउंड नहीं बनाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा, बट अमोनिया की हम बात कर रहे हैं, तो अमोनिया के साथ अगर +2 में रहेगा तो नहीं बनाएगा, जैसे ही +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो हेक्साडेंटेट बनाएगा। बात समझ में आई, और उसकी स्टेबिलिटी का होगी बहुत ही ज़्यादा होगी। अब अगला हेडिंग रहेगा हमारा मेटालिक कैरेक्टर। देखो 9th से ही तुम लोग मेटल नॉन मेटल मतलब मेटलॉयड सब पढ़े हो गए, ठीक है, तो इसमें भी पढ़ना है तुमको मेटालिक कैरेक्टर, मतलब किसका, हम लोग सारा 9th 10th में पढ़े थे, मतलब सारे के सारे मेटल के बारे में पढ़े थे, बट इसमें किस मेटल के बारे में पढ़ना है, स्पेशली तुमको D ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटल के बारे में पढ़ना है, मतलब कि डक्टिलिटी क्या होता है, ठीक है, इस सब के बारे में, मतलब सारा चीज़ वही है जो तुम लोग बेसिक से पढ़ के आए हो। बस इस बार क्या करना है तुमको, सब कुछ पढ़ के वही आया, तो सारे एलिमेंट के बारे में पढ़े, तो बस यहाँ पे क्या स्पेसिफिक कर दिया गया, केवल D ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़नी है। उनका बॉन्ड क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर का बॉन्ड कैसा बनेगा, उनकी डक्टिलिटी क्या होगी, तब कि उनको कितना कूट के मतलब पीट के कितना पतला चादर उनसे बनाया जा सकता है, तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनको हम जो ज़्यादा डक्टिलिटी प्रोवाइड करेंगे। सारे एलिमेंट है, सबका कुछ अलग अलग होगा डक्टिलिटी, बात समझ में आई। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा मेटेलिक कैरेक्टर, कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, देखा जाए। चलिए तो शुरू करते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, D ब्लॉक एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है चेक देखते हैं। देखिए तो पहला पॉइंट है, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल इज़ वेरी स्मॉल। मतलब जो सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट वो कैसे होते हैं, मेटल होते हैं। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर मेटल्स, पहले से पता है कि सारे ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं क्या होते हैं, मेटल होते हैं, ठीक। तो इनका जो आउटर मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर मोस्ट सेल में, और बहुत ही कम होता है, वेरी स्मॉल। कहने मतलब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मेटल है, और इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, बहुत ही कम होती है, नंबर बहुत ही कम होता है। जैसे कि S ब्लॉक सारे मेटल हैं, S ब्लॉक के एलिमेंट एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, मेटल है, उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना प्रेजेंट होता है, 1 or 2, नहीं समझ में आया। देखो जैसे कि किसकी बात करें, हाइड्रोजन को छोड़, हाइड्रोजन कभी नहीं होता है, हर जगह पर होता है, तो इसको मान लो अगर हाइड्रोजन है, इसको ऑब्सेशन में आते हैं क्योंकि यहाँ पे B प्रेजेंट होता है, फर्स्ट A में प्रेजेंट भी होता है, और हाइड्रोजन के साथ भी इसको रखा गया है, ठीक। फिर प्रॉपर्टीज क्योंकि दोनों से मैच करती है, हाइड्रोजन के साथ भी मैच करता है, और S ब्लॉक के एलिमेंट के साथ मतलब फर्स्ट A के साथ एल्कली मेटल के साथ भी मैच करता है। देखो हमारे लिए ना करो, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका कितना 3, और इसका 11, इसका कॉन्फ़िगरेशन करो कितना आएगा 1, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 जाएगा, -1, इसमें करेंगे तो ऐसे करो, 2s1, इसका करोगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखो 2 तो 4, अच्छा है 10, 1 11, तो कहने मतलब आउटर मोस्ट में कितना ट्रांस जा रहा है 1, इसमें तो कितना है 1, इसमें भी कितना है 1,
बस समझ आ रही है, बहुत कम है क्योंकि मेटल है, इनका इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर मोस्ट में बहुत ही कम है। तो वही बात बोला है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो भी मेटल हैं और इनके भी आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की क्या होगी, वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होगा। बात समझ में आई। जैसे कि अभी देखो बेरिलियम को देख लें, इस सेकेंड डे क्या होता है, लिखने के बाद बेरिलियम आता है बेटा मांगे कार छोटा, देखो इसका 4 होता है, इसका 12, इसका 20 सीरीज पे। अगर केल्विन अकॉर्डिंग करें ऐसे करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो शॉर्ट में करते हैं। तो इसका देखो केल्विन में करें कितना था, 2 भरेंगे ये के वाले सेल में और ये एल वाले सेल में। इसका भरेंगे कितना होगा, ये 2 8 और एम में कितना जाएगा 2। इसका भरेंगे कितना होगा 2 8 8 8 10 और 18 और एन वाले सेल में भी 2। कहने मतलब देखो सबके आउटर में से कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन मिला, कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन मिला। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। सब में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिले, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, जिसकी वैल्यू कम है ना, 1 पहले वाले मिला और दूसरे वाले ग्रुप में कितना मिला 2। और दोनों मेटल हैं, तो मेटल होने की वजह से इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, किसी में 1 मिल रहा है। ठीक है, तो नहीं वैल्यू क्या है आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनों की, बहुत ही कम है। सेम टू सेम ऐसे ही ट्रांजिशन एलिमेंट का भी होगा। बात समझ आ गई, झूठ बोल रहे हो, आ गई ना पक्का। चलो आगे देखो, दे आर हार्ड मैलिएबल एंड डक्टाइल, बहुत ही हार्ड होते हैं और मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं। ये तो तुम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हो। अगला देखो, जिसमें हमारा मेन कौन सा है, मेटल्स आर 8B एंड फर्स्ट बी ग्रुप का। किसका बात कर रहा है, 8 का। 8 में 3 ग्रुप आ रहे थे ना, और फर्स्ट बी की बात कर रहा है, चेक करना चार्ट में बताया था पहले ही। तो वो 8 वाले बी में जो एलिमेंट होंगे, किसके बाद का जो मेटल्स होंगे 8B में एलिमेंट होगा, और फर्स्ट बी ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे आर सॉफ्टर होगा एंड मोर डक्टाइल, बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल तो सब हैं बट इनका 8B का और फर्स्ट बी का मोर डक्टाइल है, बाकी सब एलिमेंट से ज़्यादा डक्टाइल होगा देन अदर मेटल्स से ज़्यादा डक्टाइल होगा। किसमें का, फर्स्ट बी का और 8B का। और समझ में आ गई, हैं तो सारे बट इस ग्रुप के ज़्यादा होंगे, बाकी सब एलिमेंट से ज़्यादा डक्टाइल होगा। ठीक, इट अपीयर्स दैट कोवैलेंट एंड मेटेलिक बॉन्डिंग। अब देखो तुम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ा कोवैलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड अच्छे से, पेपर में भी आता है, 5 नंबर का पूछता भी है ये सब फर्स्ट ईयर में, यहाँ पे नहीं। देखो तो बोला कि इसमें क्या इस पर क्या प्रेजेंट होता है, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है और मेटेलिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। बोथ एग्जिस्ट इन द एटम, दोनों एटम प्रेजेंट होता है। ऑफ ट्रांजिशन मेटल द प्रेजेंस ऑफ अनफिल्ड डी ऑर्बिटल, जो ट्रांजिशन मेटल क्या होगा अनफिल्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है। किसमें, डी ऑर्बिटल्स में फेवर करेगा कोवैलेंट बॉन्डिंग, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है तो उसको क्या फेवर कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड विद द मेटल तो क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये सारे कैसे होंगे, अच्छे कंडक्टर हैं, हीट को भी एब्जॉर्ब करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेंगे। इसीलिए देखोगे तो कॉपर की वायरिंग वगैरह की जाती है, जो कॉपर का तार होता है, मोटर में भी बाइंडिंग कॉपर की जाती है। तो कॉपर कहाँ का है, फर्स्ट बी का है ना, फर्स्ट बी कहाँ भाग गया हो, देखो कॉपर भी कहाँ का है, फर्स्ट बी का है। तो कॉपर की इसीलिए बाइंडिंग वगैरह की जाती है, ठीक, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक की जो वायर होता है उसमें क्या होता है, कॉपर लगा होता है ना, नहीं समझ में आता तो कॉपर जो वायर होगा घर में उखाड़ के दांत से खींच के देख लेना, करना मत नहीं लाइट मार देगा। यानी इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करता है, हिल जाओगे पूरा। चलो अगला हेडिंग रहेगा, जस्ट किडिंग, अगला हेडिंग है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट में पढ़े होगे सबके लिए, मतलब कि एस ब्लॉक के लिए भी पढ़ा होगा, पी ब्लॉक के लिए भी पढ़ा होगा। तो हम डी ब्लॉक के लिए पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या होता है। समझ में आई, देखो जब भी रहेगा दोनों के बीच के वेरी करेगा, मतलब दोनों के मतलब कौन, एस एंड पी ब्लॉक के बीच में ही वेरी करेगा ना, क्योंकि डी ब्लॉक कहाँ है, एस एंड पी ब्लॉक के बीच में रखा है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वैसे ही बोला कि जो वैल्यू हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल की वो भी दोनों के बीच का ही होगा, मतलब एस और पी ब्लॉक के बीच का ही होगा। चलो देखते हैं क्या कितना है। द फर्स्ट IP वैल्यू, IP मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट मतलब पहले की बात कर रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक हम निकालते हैं ना। तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा है कि द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लाइव बिटवीन द वैल्यू ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बोला कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो किसके बीच में वो वेरी कर रहा है, एस एंड पी ब्लॉक के बीच में है, इससे न तो ज़्यादा न तो कम है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आर ट्रांजिशन एलिमेंट लाइव्स बिटवीन 5 to 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और समझ में आ रही, जो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होगी सारे के सारे ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कितना होगा 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में ही होगा, ठीक, फर्स्ट वाले की, मतलब फर्स्ट आंसर पोटेंशियल, सेकेंड या थर्ड की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स द एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इन द n-1d लेवल प्रोवाइड्स अ स्क्रीनिंग इफेक्ट विच shields the outer ns electrons from the inwards pull of positive nucleus on the outer ns electrons। तो इसलिए सारा बोल रहा था कि तुमको जो चीज़ यहाँ पे तुमको न समझ में आ रहा हो क्या लिखे हम, क्योंकि राइटिंग गंदी है, तुम अच्छे से समझ के लिख सको, इसीलिए बोल रहे हैं सारा का सारा। और समझ में आ रही है, तो देखते हैं क्या कहा, इन केस, किस केस में, जैसे कि कोई केस बना हुआ है ट्रांजिशन एलिमेंट का जो एडिशन कर रहा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है, इन केस ट्रांजिशन एलिमेंट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक। ऐड करने के बाद क्या हो रहा है, n-1d लेवल, मतलब कि जो n-1d पे है तो n-1 नहीं आएगा पेनल्टीमेट सेल, तो इसमें क्या प्रोवाइड होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब देखो यहाँ इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट भी या शील्डिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है उन लोगों को पता होगा, थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, क्योंकि जानते तो हो ही, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये सब सारा हेडिंग बाय हेडिंग, तो फर्स्ट टाइम बार नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितनी सब बातें आ रही ना फर्स्ट टाइम सब हेडिंग बाय हेडिंग एकदम डिफिनीशन के साथ अच्छे से पढ़ चुके, इसलिए बार फर्स्ट टाइम का नाम आ रहा है। तो थोड़ा बता दे रहे स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, मतलब बताना तो बढ़िया कि दिखाई दे तुमको, हम ऊपर का मिटा दे काम चल जाएगा, लिख लिए होगे तो बताने से समझ में आएगा नहीं, तो दिखाई दे रहे हैं ताकि तुमको अच्छा समझ में आए। देखो न्यूक्लियस होगा, इससे पॉजिटिव चार्ज होगा, सेल होंगे जिनमें क्या होगा इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। तुम लोग सोच रहे हो रोज़ देख के गोला मारते हैं पट्टा, रोज़ एक ही गोला क्यों मारता है। देखो न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, तो जैसे जैसे इसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, मतलब न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज है, तो जो इसके पास वाला सेल होगा उस पर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच का, प्लस माइनस तो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बाकी सब सेल में। और देखो ये सेम चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, तो जब सेम चार्ज होता है तो क्या होता है उसमें रिपल्सन होता है, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, कभी भी क्लोज नहीं होते। अपोजिट चार्ज वाले, जो अपोजिट चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के पास होते हैं, मतलब अट्रैक्ट होते हैं। जो सेम चार्ज के एलिमेंट होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज का हो या तो निगेटिव चार्ज का हो, तो मतलब निगेटिव यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन में, तो कहने मतलब सेम चार्ज है, इसलिए क्या होंगे एक दूसरे से पुल के, मतलब रिपेल होंगे, यानी दूर भागेंगे, रिपल्सन इनमें होगा। तो ये क्या होगा, इन दोनों में रिपल्सन होगा, एक दूसरे से क्या होंगे दूर भागेंगे। अब बात ध्यान से समझना बात को कि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करके खींच रहा है, बट सेम चार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, इसमें रिपल्सन भी हो जा रहा है, भाग जा रहा है दूर। तो इसमें ये टेंडेंसी ज़्यादा किसकी होगी, तो जैसे साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए, मतलब अट्रैक्ट करने के लिए डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने में क्या होगा ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, ठीक। लेकिन उससे कमी फोर्स में ये क्या हो जा रहा है, रिपल्सन हो जा रहा है, तो इसका जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है ना। तो इसी को कम करने की को ही क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। मतलब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल पे जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, बट वो अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। ढंग का क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके पहले भी अंदर वाले से इनर वाले सेल से इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, सेम चार्ज होने की वजह से इनमें क्या होगा रिपल्सन हो जाता है। इसी को बोलते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट। नोट भी किए हैं, देख लो है कहाँ का, स्क्रीनिंग इफेक्ट विच शील्ड द आउटर एनएस्ट, आउटर एनएस्ट में सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है, एन मानेंगे उसमें जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, फ्रॉम द इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ पुल होगा, खींचेगा, कौन खींचेगा पॉजिटिव न्यूक्लियस। देखो आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन है ये अंदर की तरफ पॉजिटिव न्यूक्लियस करेगा, अट्रैक्ट करेगा, पुल करेगा ऑन द आउटर एनएस इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले को, ठीक समझ में आई। बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, तो क्या करेगा रिपल्सन कर जाएगा। अगला पॉइंट है दस द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्ट है वो इंक्रीजिंग मतलब न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा, एंड शील्डिंग इफेक्ट क्रिएटेड ड्यू टू द एक्सपेंशन, फैलेगा बड़ा होगा, ऑफ n-1d ऑर्बिटल्स अपोज ईच अदर, एक दूसरे से। बात समझ में आई। चलो इसमें थोड़ा सा भी रह गया है, उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑन अकाउंट ऑफ दिस इफेक्ट द आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज rather slowly on moving transition series, the value of first ionization potential for the elements
ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन बिलो। समझना बोला कि और क्या है दिस इफेक्ट, मतलब ये कौन सा आयनोजन पोटेंशियल का इफेक्ट बोला इंक्रीज करेगा कैसे, जैसे जैसे रादर और स्लोली धीरे धीरे इंक्रीज करेगा जैसे जैसे हम बढ़ेंगे मूविंग मतलब बढ़ेंगे आगे की तरफ ट्रांजिशन सीरीज में, तब लेफ्ट साइड जैसे जैसे लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो बनाए यहाँ पे बना है लेफ्ट से राइट की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मूव करेंगे हम ट्रांजिशन सीरीज में, वैसे वैसे फर्स्ट आईपी यानी आयनोजन पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होगी बढ़ती जाएगी। पसंद में आया? जो नीचे दिया है गिवन बिलो, देखो स्कैंडियम एलिमेंट रहा, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। फर्स्ट की बात किया है ना आयनोजन पोटेंशियल फर्स्ट फॉर द एलिमेंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बोलते हैं 3D सीरीज को, और सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज को, थर्ड 5D को। और समझ में तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 3D को बोला है, तो 3D वाला हमारा यही है स्कैंडियम से जिंक तक का, जिसकी वैल्यू देखो लिखा है 6.56, टाइटेनियम का 6.83, वैनेडियम का 6.74, क्रोमियम का 6.76, मैग्नीज का 7.43, आयरन का 7.9, कोबाल्ट का 7.86, निकल का 7.63, कॉपर का 7.72, जिंक का 9.39। देखो जो जिंक है ये हमारा सबसे अलग हो गया है, मतलब इसकी जो आयनोजन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गई है। उसका रीज़न है भी बताते हैं क्या रीज़न है, मतलब इसके पास देखो जिंक जो होता है क्या होता है वो उसका डी ब्लॉक जो होता है कम्प्लीटली फील होता है, इस वजह से उसकी आयनोजन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है बाकी सबसे। देखो तो स्टार्टिंग अब मिलाते हैं, अगला पॉइंट है हमारा इट इज़ एविडेंट दैट द वैल्यू फॉर द फर्स्ट 4 3D ब्लॉक एलिमेंट्स, बोला ये जो वैल्यू दिया गया है इनमें से कौन सा फर्स्ट 4 स्टार्टिंग के 4 की बात करें, स्टार्टिंग 4 कौन सा हमारा है यहाँ से स्कैंडियम से क्रोमियम तक की बात कर रहा है ना, वो लिखा है 3D ब्लॉक में जो स्टार्टिंग का 4th एलिमेंट है कौन सा है स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, डिफर ओनली स्लाइटली, जो डिफरिंग में है बहुत ही स्लाइटली मतलब बहुत ही कम है। क्या डिफरेंस मतलब इनका डिफरेंस स्टार्टिंग के जो 4th एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम, इनके बीच का जो आयनोजन पोटेंशियल की वैल्यू है वो डिफर तो है बट बहुत ही कम डिफरेंस है। ठीक वन अनदर एक दूसरे से, देखो जैसे कि स्कैंडियम का 6.56 है, टाइटेनियम का भी कितना है 6.83 है, वैनेडियम का भी कितना है 6.74 है, क्रोमियम का भी कितना है 6.76। सब में देखो जो वैल्यू है वो 6 सब में 6 है, लेकिन जो पॉइंट में वैल्यू वही थोड़ा बहुत डिफरेंस करा, तो इसीलिए बोला कि ये जो स्टार्टिंग के 4 एलिमेंट हैं 3D का वो एक दूसरे से स्लाइटली डिफर हैं। पसंद में आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ऐसे ही द वैल्यू फॉर इनका वैल्यू, अब लास्ट के ये जो 4 हैं कौन सा मैग्नीज से लेकर कॉपर तक, ये भी एक दूसरे से स्लाइटली डिफर है। बस में ही देखो लिखा है फॉर मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर आल्सो क्लोज्ड टू वन एंड अदर, एक दूसरे से लगभग पास हैं। इसकी वैल्यू जो होती है आयरन से देखो इसका कितना मैग्नीज का है 7.43, आयरन का 7.9, कोबाल्ट का 7.86, निकल का 7.63, कॉपर का 7.72, मतलब सब में 7 मैच करा ना, देखो इसमें भी 7 7 7 7, इसका भी कॉपर का भी 7। बस पॉइंट की जो वैल्यू है वही थोड़ा बहुत डिफर रहा है, स्लाइटली डिफरेंस है, तो मतलब लगभग एक दूसरे के बराबर है, मतलब एक दूसरे क्लोज में है। और जो रही बात जिंक की वो 9 पहुँच गया, इधर 7 था सीधे 9 पहुँच गया, तो सबसे अलग है, सबसे डिफरेंस है इसमें। तो ऐसा क्यों है, इसका रीज़न है तो बताया भी, फिर इसमें लिखा भी गया है द वैल्यू फॉर जिंक इज कंसिडरेबली हाई, जो जिंक की वैल्यू आई है फर्स्ट की वो क्या कंसिडर किया, बहुत ही ज़्यादा कंसिडर किया। क्यों किया गया ऐसा, दिस इज ड्यू टू, ये क्यों हुआ, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ 3D लेवल 3D पर 10 लेवल विच इज कम्प्लीटली फिल्ड। किसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है, क्यों इस पर स्टेबिलिटी मिल रहा है, क्योंकि उसमें 3D पे इलेक्ट्रॉन होंगे कितना होंगे 10 होगा, यानी कम्प्लीटली फिल्ड होगा। तो हमको पता है कि कम्प्लीटली फुल फील्ड और कम्प्लीटली हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन अदर। तो यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मतलब देने के लिए क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कम्प्लीटली फील्ड है पसंद नहीं, इसीलिए इसकी IP की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है पसंद में कम्प्लीटली फील्ड होने की वजह से। तो आज का लेक्चर इसी पर ख़त्म करते हैं, मतलब आज की सभा इसी पर संपन्न की जाती है। अगली कार्रवाई नेक्स्ट वीडियो में की जाएगी। अब ये थोड़ा मतलब लगभग हम पहुंच रहे हैं, अब क्या अगले दिन पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो हुआ लेकिन सबका एक ही में हुआ, अब किसका पढ़ेंगे हम 3D का स्पेसिफिक करके पढ़ते हुए जाएंगे, फिर 4D का आएगा।
बात समझ में आई। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर हमारे जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, लगभग समझ लो कि हम लोग आधा क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, फिक्स से आधा क्वेश्चन तो कर ही लेंगे एग्ज़ाम का। 2 चैप्टर जैसे ही पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर रहेगा जो थोड़ा बहुत उसको देखा जाएगा, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट की जाएगी। और समझ में आई। और रही बात थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर की, तो उनका भी जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड ईयर का जल्दी ही वीडियो बनाते हैं हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।